जी हजरात, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ आइजा 320। पूरी क्लास रिपीट करें। प्लानिंग मटेरियलिटी, ये वो अमाउंट है, दिस इज अ नंबर that is material in the context of accounts taken as a whole। जब भी दौरान ऑडिट P&L बैलेंस शीट को वेरीफाई करने के दौरान जो गलतियां होंगी, उन गलतियों को, उन मिसस्टेटमेंट्स को, कोई एक गलती या गलतियां, मटेरियल मिसस्टेटमेंट या मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, उनको हमेशा कंपेयर किया जाएगा विद प्लानिंग, नॉट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इसलिए निकाला ताकि ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, डिटरमिन कर सकें कि P&L बैलेंस शीट में किसको वेरीफाई करें और किसको वेरीफाई ना करें। प्लानिंग निकाल के छोड़ दिए कि वो एंड में जब गलतियों का एग्रीगेट होगा तो उस एग्रीगेट को किससे कंपेयर किया जाएगा? प्लानिंग मटेरियलिटी से, क्योंकि प्लानिंग मटेरियलिटी वो अमाउंट है that is material in the context of account taken as a whole। कहो quantitative materiality, two types, planning, performance। planning variable multiply by an x percentage, performance is a percentage of planning materiality। planning के दो और नाम है, materiality as a whole और materiality for financial statement taken as a whole, या इसका एक और चौथा नाम भी हो सकता है overall materiality। मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ नाम से इसको पुकारा जाता है। ठीक है जी हजरत, बोर्ड पर एक हेडिंग बनी हुई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेक्चर 2 ऑफ आइजा 320 लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट रिस्क एंड लेवल ऑफ मटेरियलिटी। थोड़ा सा आज हल्का सा हम एडवांस बात करेंगे, ठीक है। मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा। मैं और साकिब एक टीम में, हम ऑडिट कर रहे हैं पीएसओ का। मैंने साकिब से कहा काम करो, जाओ ये जो एक्सपेंस का जर्नल ले जा रहा है बिल्कुल फोकस कीजिएगा। 1 रुपए का खर्चा, 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000, 6000, लाख, 1.5 लाख, इन सब का जो टोटल है वो कितना आ रहा है? आप एग्जाम्पल में इन्वॉल्व होंगे, आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको मजा आएगा। चाहे ऑडिट फॉर्म में हो तो भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करेंगे तो भी देयर इज ऑलवेज अ थ्रेशोल्ड, देयर इज ऑलवेज अ मटेरियलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल बी में भी यही हो रहा है। मैंने साकिब से कहा भाई काम कर, तू 10 मिलियन का 10% ले ले। साकिब ने कहा सर मैं टेस्टिंग कहां से शुरू करूं? तो मैंने कहा तुम 10 मिलियन का 10% ले लो। तो जब मैंने 10 मिलियन का 10% लिया तो कितना आया? 1 मिलियन। ठीक है, अब हमने कहा कि 1 मिलियन से ऊपर चेक करो। क्या कहा? 1 मिलियन से ऊपर टेस्टिंग करो। ठीक है, अब तुमने ये एरिया तो छोड़ दिया, ये पूरा एरिया क्या हो गया? इग्नोर। अब सैंपल कहां से ड्रॉ हो रहा है? ये सैंपल है, ये पिंपल्स नहीं है, ये क्या है? ये सैंपल है। अब जो सैंपल ड्रॉ हुआ उसमें आ रहा है रिस्क ऑफ फ्रॉड। कहीं वॉचर लगा हुआ नहीं है, कहीं सिग्नेचर नहीं है, कहीं अमाउंट टैली नहीं कर रहा है, तुम्हारा रिस्क बढ़ गया। तुम ये सारी चीजें लेके मेरे पास आए भागते हुए, दौड़ते हुए। तुमने कहा सर ये तो मसला लग रहा है, हमें लग रहा है अपना सैंपल बढ़ाना पड़ेगा, मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम एक काम करो, चूंकि तुम्हारा रिस्क बढ़ गया है, ऑडिट की दुनिया में, F8 की दुनिया में जब हम कहते हैं कि हमारा रिस्क बढ़ गया है तो इसका मतलब क्या है? इस जुमले का मतलब क्या है? कहो ड्यूरिंग द ऑडिट, एज पार्ट ऑफ द ऑडिट, या ऑडिट के हवाले से जब हम ये कहते हैं कि रिस्क बढ़ गया है, व्हाट डू वी मीन? इसका मतलब ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियों के होने का रिस्क। बाय रिस्क वी मीन व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द अकाउंट्स, चाहे P&L में या बैलेंस शीट में या डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर। सिंपल, दोबारा अकाउंट्स में रिस्क बढ़ गया, हमारा रिस्क बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियों के, ये जुमला दोहरा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्लीज बोल लें, अकाउंट्स के अंदर थैंक यू, गलतियों के होने का रिस्क। बोलेंगे तो जुमला दिमाग में बैठेगा तो पेपर में लिखेंगे आप, वरना वहां ब्लैंक बैठे होंगे आप। अभी ऑडिट का स्टार्ट है, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी एकदम से आगे ना तूफान गिरेगा ऑडिट का। तो ये जुमले आपके पास हो सकता है ये बेसिक रिवाइज करने का टाइम ही ना आपके पास, तो ये जुमले में दोहरा रहा हूं ना, बात को समझे, इसको अपनी आना का मसला। मैं क्यों बोलूंगा भाई, बुलवा रहा हूं तो बोल लो यार, एक बंदा कह रहा है तो ठीक है जी। जब रिस्क बढ़ेगा तो फिर काम क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ये कॉमन सेंस है ना हमारी। ठीक है जी, अब मैंने साकिब से कहा कि तुम एक काम करो, तुम 10% को कर दो 5%। क्या कहा मैंने? 10 से 5 ज्यादा, लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ज्यादा हो गया कम हो गया? जुमला रिफ्रेश करता हूं, लेवल ऑफ मटेरियलिटी ज्यादा हो गया कम हो गया? मैंने साकिब से कहा भाई अब तू एक काम कर, तू 10 मिलियन का 5% ले ले। अब कितना आएगा? 5 लाख।
इसका मतलब है अब मैं साकिब से क्या कहूंगा, अब मैं इससे कहूंगा भाई तू 5 लाख से ऊपर चेक कर ले। किस ऊपर चेक कर ले? इसका मतलब है वो थ्रेशोल्ड यहां आ रहा है, ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनका वाउचर 5.5 लाख का है, 6.5 लाख का है, 7 लाख का है। अगर ये एक मेरे पास समझेंगे एक डब्बा है, इस डब्बे में सारे एक्सपेंसेस के वाउचर्स हैं। आप घर में एक्सपेंसेस कर रहे हैं, आप जाके स्पार से आपने गोश्त खरीद लिया उसका वाउचर होगा, आप इम्तियाज से जाके सामान लेंगे उसका वाउचर होगा, आपने बाटा से जूते लिए उसका वाउचर होगा, आपने खाटी के कपड़े लिए उसका वाउचर होगा, आपने फूड पांडा से मंगा लिया, बिरयानी मंगा ली उसका वाउचर होगा। ये सारे वाउचर होंगे हमारे पास, ये सारे इनको हम कह रहे हैं एक्सपेंसेस के वाउचर। अब एक डब्बे में अगर बहुत सारे वाउचर हैं और अगर मैं रैंडम सैंपल ड्रॉ कर लूंगा तो 10,000 का वाउचर भी आ जाएगा, 500 का भी आ जाएगा और 100 रुपए का खर्चे का वाउचर भी आ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? तो मैं कह रहा हूं, मैंने इससे कहा कि 5 लाख से ऊपर चेक कर। इसका मतलब है जो पहले सैंपल में आ ही नहीं रहा था अब वो सैंपल में आ गया। ये वो सारा एरिया है जो पहले अनडिटेक्टेड था, जिसमें से सैंपल ड्रॉ नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि जब मैं 10 मिलियन का 10% कर रहा था तो बात कुछ और थी, और जब मैंने 10 का 5% कर दिया तो मेरा सैंपल साइज बढ़ गया। जब मेरा सैंपल साइज बढ़ जाएगा तो मेरे ऑडिट प्रोसीजर भी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से ऑडिट रिस्क जो कि ज्यादा था अब वो कहां आ जाएगा, वो कम हो जाएगा टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। रिपीट करो, देयर इज एन inverse relationship between audit risk and level of materiality. There is an inverse relationship. आप बहुत कोऑपरेट करेंगे, आप सुबह सुबह मुझे मुस्कुराहट देंगे, आप बहुत कोऑपरेट करेंगे, क्लास में आपका एनर्जी लेवल होगा तो इनवर्स नहीं होगा, मैं डाउन नहीं हो जाऊंगा। जिस तरह आपको मेरी मोटिवेशन चाहिए मुझे भी आपकी मोटिवेशन चाहिए। आप पूरी क्लास में यूं अगर हाथ बांध के बैठे रहेंगे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो फिर मेरी भी एक पॉइंट बात हट जाएगी। बट इफ यू ओपन योर आर्म्स, ये रिसर्च है, साइंस की रिसर्च बता रहा हूं मैं। जो बच्चे क्लास में क्लोज आर्म्स के साथ बैठते हैं उनके रिसेप्शन के अंदर, और जो बच्चे आर्म्स खोल के आगे आगे बैठते हैं उनके रिसेप्शन में फर्क है। बहुत सारी बातें आपको साइंस की पता ही नहीं है, आप प्रैक्टिकल कर लें। यूं करके बैठे हैं पूरी क्लास में और हाथ ऐसे करके बैठे हैं, आपको फर्क समझ आ जाएगा। आप यूं बैठे हैं और आप यूं बैठे हैं, आपको फर्क समझ आएगा। साइंस से भरे हैं, साइंस की तरफ से ही है। तो भाई अगर आपने रिसेप्शन करना है तो आप यूं करके बैठे, जरा हाथ ऐसे खोल गया, तो बात ये हो रही है कि मेरे और आपके दरमियान कौन सा रिश्ता है। सर क्या बात कर रहे हैं आप, क्या ये डायरेक्ट है या इनवर्स है? डायरेक्ट। आप पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव, आप डाउन, ये नहीं हो सकता। आप पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव, आपका एनर्जी लेवल, मेरा एनर्जी लेवल। इसका मतलब है ये रिश्ता इनवर्स नहीं है, ये डायरेक्टली है। यहां पर क्या है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट रिस्क एंड level of materiality. More is the risk, lower will be the level of materiality. More is the risk, lower will be the level of materiality. क्योंकि जब LOM level of materiality कम होगा तो सैंपल साइज बढ़ जाएगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा करने पड़ेंगे, जिससे हमारा रिस्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? To an acceptably low level, because audit risk can never be zero, because there are inherent limitations. आपको समझ आया? अब ये स्केच दोबारा देखें। आपने पहले एक स्केच बनाया हुआ था ना, इसको जरा सही कर लें। ये ना अब यूं समझे कि ये पहले सैंपल में नहीं था, अब ये मेरे सैंपल में आ गया। इसका मतलब है पहले यहां से वाउचर नहीं आ रहे थे, अब यहां से भी ये वाउचर सेलेक्ट हो गए। इसका मतलब है मेरे प्रोसीजर बढ़ गए, जिससे हमारा रिस्क क्या हो जाएगा? ये डायग्राम बना ले तो मैं आपको इसकी अंग्रेजी लिखवा देता हूं। शाबाश जी, हो गया कॉपी? अब लिखें जरा। ये 3-4 नंबर का सवाल बन सकता है। अब देखें, ये बड़ा जरूरी है कि कम टाइम में हमें ये बता दिया जाए कि पेपर में सवाल कैसे आएगा। अगर मैं सारे डिस्कशन के बाद आपसे ये कहूं कि यार बाद में देखेंगे पेपर में क्या आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर फिर हम घर पे प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो मैं रेड पेन की मदद से बता रहा हूं कि इस चीज पर सवाल कैसे बन सकता है। देयर कैन बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन अराउंड 3 to 4 marks. एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट रिस्क एंड लेवल ऑफ। तो जहां अभी जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं वो आप लिख लेंगे।
प्लस इस पे सवाल ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन के जरिए भी आ सकता है, लाइक ए सिनेरियो, और वहां आपसे ट्रू एंड फॉल्स या ड्रैग एंड ड्रॉप बताऊंगा तरीकेकार कि ओटीज कैसे बनते हैं। चूज द बेस्ट भी हो सकता है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो सकता है, चूज द बेस्ट वर्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सारे तरह से मुख्तलिफ तरह से जो ओटी है वो एग्जामिन हो सकता है, एंड दैट कैन बी वेरी चैलेंजिंग। अगर आप सिंपल थ्योरी रट के चले गए तो ओटी अटेम्प्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपको थ्योरी लिखना नहीं आती है तो जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स के 70 मार्क्स वाला एरिया है फिर वो भी अटेम्प्ट नहीं होगा। पेपर में चाहिए कॉम्बिनेशन, समझा हुआ भी हो और वहां आपको लिखना भी आता हो, ठीक है जी। ये दोनों बातें मैंने कर दी हैं। अब आप स्टेप नंबर 6 लिखें शाबाश। मैं हर जुमला 2 बार रिपीट करूंगा, ठीक है, थोड़ा स्पीड तेज रखेंगे हम। एज पर आइजा 320, as per ISA 320 there is an inverse relationship. As per ISA 320 there is an inverse relationship between audit risk and level of materiality. As per ISA 320 there is an inverse relationship between audit risk and level of materiality. There is an inverse relationship between audit risk and level of materiality. That is, more is the risk, that is more is the risk, that is more is the risk, lower will be, that is more is the risk, lower will be the level of materiality. That is more is the risk, lower will be the level of materiality. That is more is the risk, lower will be the level of materiality. Full stop. By reducing the level of materiality, by reducing the level of materiality from 10% to 5%, by reducing the level of materiality, by reducing the level of materiality from 10% to 5%, by reducing the level of materiality from 10% to 5%, the sample size will increase, 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 and more procedures will now be performed. By reducing the LOM from 10 to 5%, the sample size will increase, and now more audit procedures will be performed by the external auditor. And now more audit procedures will be performed by the external auditor. And thereby audit risk will be reduced to an acceptably low level, and thereby audit risk will be reduced to an acceptably low level, and thereby audit risk will be reduced to an acceptably low level, and thereby audit risk will be reduced to an acceptably low level, and thereby audit risk will be reduced to an acceptably low level. Full stop लगा के आगे ब्रैकेट में लिखें, please remember, audit risk can never be zero. 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 Please remember, audit risk can never be zero, because there are inherent limitations of an audit. 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 ठीक हो गया जी। साकिब एक बार पढ़ लें जरा दोबारा, शाबाश। हजरात क्रॉस चेक करें, मैंने आपको लिखवाया रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट रिस्क एंड लेवल ऑफ, जी पढ़े शाबाश। As per ISA 320, there is an inverse relationship between audit risk and level of materiality. जी। That is, more is the risk, lower will be the level of materiality. ठीक है। By reducing the level of materiality from 10% to 5%, the sample size will increase, and more audit procedure will now be performed by the external auditor. Thereby, audit risk will be reduced to an acceptably low level. To an acceptably low level. ठीक है जी हजरात, अब जरा हैंडआउट पाएंगे अब शाबाश जल्दी से। तो अगर हम कल के हैंडआउट जो हमने पिछले लेक्चर में हैंडआउट स्टार्ट किया था,
जो बच्चे एलएमएस पर ये लेक्चर देख रहे हैं, हैंडआउट का नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, ठीक है जी। पेज नंबर 2 पे हेडिंग डली हुई रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर डिस्क एंड लेवल ऑफ मटेरियलिटी दिया हुआ है। अच्छा, अगर आपने डायग्राम यहां नहीं बनाया है तो जो मैंने अभी आपको लिखवाया इसको घर जाकर एक बार पढ़ने के बाद आप खुद से दोबारा यहां लिख देंगे तो रिवाइज हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने चीजें समझ ली हैं तो मैं इसको अपने ओन वर्ड्स में लिखकर फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास कर सकता हूं। रट्टा लगाएंगे तो फिर एंड में फंस जाएंगे कि क्या रिवाइज करना पड़ेगा। तो अगर समझा हुआ होगा तो वहां रिप्रोड्यूस करना आसान होगा, ठीक है जी। फिर हमने अगली हेडिंग में कवर किया चॉइस ऑफ बेंचमार्क का वेरिएबल, ठीक है, जिसका आखिरी पॉइंट मैंने समझाया था, जिस पर मैंने कहा था कि मैं मजीद एडवांस बताऊंगा चीज। तो आज मैं नहीं बता रहा, ये मैं आपको कवर कराऊंगा ऑडिट रिपोर्ट पढ़ाने के बाद। सिंपल सी बात समझे, मैं ऑडिट कर रहा हूं एक क्लाइंट का, लेट्स से सीमेंस पाकिस्तान। लॉजिक समझिएगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 तीनों साल हमने बेस बनाया प्रॉफिट को। किसको बेस बनाया? हमने बेस बनाया किसको? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। चौथे साल में हालात इतने खराब हो गए कि प्रॉफिट में डिप आ गया। अब इतना एबनॉर्मल डिप आया कि अगर मैं इस साल प्लानिंग मटेरियलिटी निकालूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बेस के ऊपर तो वो बहुत ज्यादा कम आ जाएगा, वो बहुत ज्यादा कम आ जाएगा। अब उसको ऑडिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। फिर अगले साल 5वें साल प्रॉफिट एबनॉर्मल बढ़ गया। इसका मतलब है कि अगर कोई वेरिएबल एबनॉर्मली बढ़ जाए या कम हो जाए तो मैं मैथमेटिकली बताऊंगा उसका क्या कॉन्सिक्वेंस पड़ेगा। ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि देयर वुड बी आइदर मोर प्रोसीजर्स और देयर वुड बी लेस प्रोसीजर्स। तो हमारे लिए ऑडिट में फिर कौन सा वेरिएबल हो? वो वेरिएबल हो जो सबसे ज्यादा कम से कम वोलेटाइल हो, जिसमें नंबर यूं और यूं ना जा रहा हो। तो ये क्या सर पॉसिबल है कि अगर 3 साल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था और अगर चौथे साल में आपको लग रहा है कि पीबीटी का नंबर लेवल नहीं है या एबनॉर्मली अप एंड डाउन हो रहा है, तो क्या हम चौथे साल में ऑडिट के स्टार्ट में पीएम निकालने के लिए क्या हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं? यस, ये जजमेंट हमारी है। हम जब चाहें अपना वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। मजीद बात इस पे 15-20 मिनट का डिस्कशन है जो मैं ऑडिट रिपोर्ट कवर करने के बाद बताऊंगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर हमारे पास आ गया चॉइस ऑफ परसेंटेज, इसको फिलहाल छोड़ दें। फिर आ रहा है टाइप्स ऑफ मटेरियलिटी जो हमने कवर कर लिया। क्वांटिटेटिव के अंदर 2 चीजें, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, ठीक है जी। अब आगे चलें। फिर आ रहा है एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट्स। लेट मी क्लैरिफाई, क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट रिपीट करो पूरी, हर वो गलती जो नंबर वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर देन नंबर इंपॉर्टेंट है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी क्वालिटेटिव फीचर। एक लड़का कैंपस में उसने दिन में 7-8 अल्लाह माफ करे स्लैंग वर्ड इस्तेमाल कर दिए, तू तड़क कर दिया उसने, ठीक है जी। उसको हमने वार्निंग दी, हमने कहा आइंदा नहीं बोलना भाई, मेरे कैंपस में ना तू तड़क अलाउड नहीं है। इट्स अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, आप तू तड़क करेंगे कहीं और जाएं, बाहर जाएं, ठीक। आधे घंटे बाद सर साजिद की जोर से आवाज है तू तड़क करते हुए। ये शायद मैंने कोई पूरे साल में एक ही बार तू तड़क की होगी। क्वांटिटेटिवली इसने 10 बार कहा, ये रोज 10 दिन में 10 बार तू तड़क कर रहा होता है, मैंने तो एक ही बार किया यार। लेकिन सर ये स्टूडेंट है, आप ओनर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आपने क्या किया, ये इससे क्या एग्जांपल सेट होगी? हालांकि मैंने गलती कितनी बार की है, लेकिन गलती की किसने? एक आम स्टूडेंट ने या नेता ने? जनता ने की, नेता ने की? नेता ने की है। इसका मतलब है चूंकि गलती प्रिंसिपल ने कर दी है, इसका मतलब है अगर नंबर वाइज देखेंगे गलती कितनी बार हुई है तो नंबर वाइज तो इग्नोर हो गया, लेकिन मेरे उस तू तड़ाक से या स्लैंग वर्ड से कॉलेज के माहौल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बच्चे क्या परसेप्शन लेंगे, मार्केट में क्या न्यूज आएगी, दैट इज नाउ इंपॉर्टेंट, नॉट क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली। हमारे कॉलेज में इंटरनल ऑडिट चल रहा है जहां कॉलेज की इन्वेंट्री एज पर फिजिकल और एज पर रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया जा रहा है। 8 लोटे गायब हैं, 8 लोटे गायब हैं। साकिब कह रहा है सर वो बाहर एक सिविक खड़ी है व्हाइट रंग की, उसको चेक करना जरा। डिग्गी खोली, उसमें से 8 लोटे निकला है। यार सर साजिद यार थूड़ है यार मतलब सर कोई बड़ा आइटम चुरा दिया, आपने लोटे चुरा लिए सर लोटों की वैल्यू क्या होगी? हंस नहीं आ रही है। लोटों की वैल्यू होगी 1000 रुपए। बात 1000 रुपए की नहीं है, लोटे चोरी किसने की है? प्रिंसिपल ने। बात समझ आ रही है? तो ये जो बात है ये क्वांटिटेटिवली मटेरियल नहीं है, ये क्वालिटेटिवली मटेरियल। अब समझ आया? ये मैंने अपने ऊपर रख के, अपने दिल पर पत्थर रखे ये एग्जांपल्स मैंने आपको दी ताकि आपको लॉजिक समझ आए कि एक होता है क्वांटिटेटिव
थ्रेशोल्ड और एक होता है क्वालिटेटिव थ्रेशोल्ड। एग्जांपल एक और देता हूं मैं, पीएनएल के अंदर जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस दैट कुड बी मटेरियल नॉट क्वांटिटेटिवली, दैट कुड बी मटेरियल क्वालिटेटिवली। 2 मिनट मुझे वजाहत करनी पड़ेगी। लीगल चार्जेस, अब आपका जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वो आ रहा है 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, एग्जांपल पकड़ लें आप। कहां 10 लाख परफॉर्मेंस, और लीगल एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपए। ओ भाई लीगल एक्सपेंस तो छोड़ दो क्योंकि परफॉर्मेंस से कम है। सर कल तो सीखा था आपने सर पिछले लेक्चर में बताया था कि पीएनएल बैलेंस शीट के जो क्लोजिंग नंबर परफॉर्मेंस से कम है वो क्या है? जवाब तो दो यार। इमटेरियल बोले तो कसम खा के आए हुए, क्लास में कुछ नहीं बोलेंगे, मुंह पे एल्फी गोंद चिपका के लाए हुए कर रहे हैं जी। परफॉर्मेंस 5 लाख है, बोलना बे। परफॉर्मेंस कितना है? 5 लाख है, और लीगल चार्जेस कितने हैं? 1.5 लाख रुपए। इसका मतलब है कि ये तो इमटेरियल हो गया। लेकिन भाई लीगल चार्जेस हैं। जब लीगल चार्जेस को वेरीफाई करना शुरू किया तो पता चला कि इसके पीछे अरबों करोड़ों के केस चल रहे हैं। तो लीगल चार्जेस को हमने अपनी ईवाई के आर्टिकलशिप में कभी भी हमने छोड़ा नहीं है, हमने 100% वेरीफाई किया, क्योंकि लीगल चार्जेस हैं, डायरेक्टर्स ट्रेवलिंग है, लीगल और कोई एक्सपेंसेस हैं, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हैं, ऑडिटर्स रिम्यूनरेशन है, कुछ और चीजें हैं, बैड डेट्स है। ये वो मैंने आपको हेड्स बताए हैं जो क्वांटिटेटिवली मटेरियल नहीं है लेकिन वो क्वालिटेटिवली मटेरियल है। अगर इनमें गलती हो गई, इनमें भंड आ गया या रिस्क ऑफ फ्रॉड हुआ तो शेयर होल्डर के इकोनॉमिक डिसीजन पर या अकाउंट्स के ऊपर जो उसका इंप्रेशन कायम होगा उस पर इंपैक्ट आ सकता है। एग्जांपल को आसान करता हूं, लीगल एक्सपेंसेस बात हो गई, बैड डेट एक्सपेंसेस। बैड डेट एक्सपेंसेस हैं 10 लाख रुपए के, 1 मिलियन, परफॉर्मेंस इज 5 मिलियन। कहां 5 मिलियन, कहां 1 मिलियन? लेकिन भाई बैड डेट्स बाय नेचर क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है हमें कुछ चीजों को बिकॉज उन सब्सटेंस में उनका नेचर बड़ा अहम है, या यूं रिफ्रेश करें कि वो नंबर वाइज नहीं, वो क्वालिटेटिव फीचर की वजह से बड़े मटेरियल हैं, तो हमें उनको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। साकिब आगे चलेंगे हजरात, पेज नंबर 3 पर हूं मैं। ये मैंने हल्का सा प्रीएम्बल सेट किया है, कुछ अपने ऊपर दिल पे पत्थर रख के मैंने लोटो की एग्जांपल देके आपको बात समझाई, ठीक है जी। ये एग्जांपल आप कहीं कोट नहीं करेंगे और आप वापसी में जाके गाड़ी चेक कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई चीज पड़ी भी नहीं भाई, ठीक है जी। वो मैं दूसरी गाड़ी में ले गया था। हाँ, पर एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव मिस स्टेटमेंट पढ़ेंगे जी। थोड़ा दम ला, थोड़ा जज्बात ला, लगे एक मर्द की आवाज है, लगे उसके अंदर पैशन है, लगे उसमें एनर्जी लेवल है। अल्लाह माफ करे 4 लड़के सवाल कर रहे हैं, सर किससे पढ़वा रहे हैं आप? तेरी क्रेडिबिलिटी का मसला है, प्लीज मुझे सपोर्ट कर बेटा जी। Fraud by top management. That sounds much better, bro. जी। Fraud of top management of lower value. Example, SK Civic लोटे, आगे चलें। Many items in financial statements are by their nature subject to a high degree of subjectivity. Such as provision for warranty, lawsuit, legal and professional charges, auditors remuneration, patent expenses. ये चीजें बाय नीचे। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। आप काउंटर पे कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है जी, मैं आमलेट बना रहा हूं, मुझसे काउंटर पे अंडा गिर गया, कोई मसला वाली बात नहीं है, अंडा पूछ लेंगे। मुझसे लाल मसाला हल्का सा कहीं छिड़क गया और ऊपर पंखा चल रहा था, अब अंडा इतना सारा फैल गया, मसाला इतना सा है, और सब तमाम घर वाले क्यों आंख में चला गया वो। यार मैं नाराज हो रहा हूँ अम्मी से कि यार इतना सारा अंडा जाएगा, तो डांटा नहीं आपने, मसाला चुटकी बेटा, मसाला अब अम्मी समझा रही मुझे, देखो बेटा मसाला चुटकी एज पर आया था 320, इट इज क्वालिटेटिवली मटेरियल। मैंने कहा अम्मी आप भी? कह रहे हाँ, आखिर माँ किसकी हूं भाई, है जी। इसका मतलब है कुछ चीजें बाय नेचर जिंदगी में बड़ी अहम होती हैं। बात पिक कर रहे हैं जी। आगे चलें जी, आगे चलें जी। बात इससे पहले कि कहीं और चलिए जी। Failure to disclose a lawsuit against the company. एक बंदे ने इसको बिरयानी खिलाई, ऊपर आलू के समोसे खिलाए, ठंडी बोतल पिलाई, इस पर 1 महीना खर्चा करता रहा। मैंने सिर्फ इसको एक ट्विक्स चॉकलेट दी और इसका पूरा दिल पिघल गया। ट्विक्स दी किसने? एसके ने दी है। वो जो ट्विक्स तुझे इतने अरसे तक खिला रहा है और पता नहीं हजारों को खिला दिया, लेकिन जो मैंने खिलाया किसने? एसके ने खिलाया। इसका मतलब है ये एक ट्विक्स इज मटीरियल नॉट क्वांटिटेटिवली। अलर्ट मेरा भाई जी, आगे चलें। Failure to disclose a lawsuit against the company when it is likely that the consequent imposition of penalty in future or any other action against the company
will significantly impair operating capability. कंपनी पर एक केस चल रहा है, ईयर एंड के बाद कंपनी पर एक केस चला है, ईयर एंड के बाद हुआ है, केस भी ईयर एंड के बाद हुआ है, लॉ सूट भी ईयर एंड के बाद चला है। आप इसको दिखा रहे हैं एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। आप अगर आपने F7 पढ़ा हुआ, अकाउंटिंग आप पढ़ के आ रहे हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है सब्सिक्वेंट इवेंट के अंदर दो चीजें, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट की हम एडजस्टमेंट करते हैं, नॉन एडजस्टिंग हम देते हैं डिस्क्लोजर। तो मेरा सवाल है आपसे कि आप नॉन एडजस्टिंग इवेंट में जो डिस्क्लोजर दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं आप? अभी तो ना डेबिट है और ना क्रेडिट है, ना डेबिट है ना, तो आप डिस्क्लोज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो क्वालिटेटिवली क्या है, मटीरियल है। ये केस जो कंपनी पर चल रहा है, अगर इसका फैसला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, अगर इसका फैसला हमारे खिलाफ आ गया ना, तो हमारी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू दी अकाउंट से ये डिस्क्लोजर गायब कर दिया। जब हमने मैनेजमेंट से कहा कि आप ये नोट्स में डिस्क्लोज करें, तो मैनेजमेंट कह रही है भाई ना डेबिट है ना क्रेडिट है, क्यों बताएं? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये क्वांटिटेटिवली मटेरियल नहीं है, ये क्वालिटेटिवली मटेरियल है। क्यों? क्योंकि अगर ये फ्यूचर में हमारे खिलाफ केस आ गया तो कंपनी का लाइसेंस हो गया कैंसिल। कुछ चीजें बाय नेचर या जिनका फ्यूचर का इंपैक्ट बड़ा खतरनाक हो सकता है, दे कुड बी मटेरियल क्वालिटेटिवली। जी पढ़े शाबाश। And will raise going concern issue for the company in the near future. दोबारा पढ़े। Failure to disclose a lawsuit against the company when it is likely that the consequent imposition of penalty in future or any other action against the company will significantly impair operating capability and will raise going concern issues for the company in the near future. ठीक है, 2-3 पॉइंट और पढ़ लो, बाकी आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, Unlawful transaction recorded in financial statement. अब ये सारी वो चीजें जो बाय नेचर बड़ी अहम है। अमाउंट छोटा है, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं मटेरियलिटी, क्वालिटेटिव। इसका मतलब है ये नंबर की जो ना उससे मत देखें आंख से, इसको अदर देन नंबर देखना आपने। इसका मतलब है कि ये भी हमारे ऑडिटर के डिसीजन को कि क्या रिपोर्ट पे इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा, हालांकि अमाउंट छोटा है। इसका मतलब है अगर मैं यूं अपने इस बात को रिफ्रेश करूं कि ऑडिट रिपोर्ट पर जो इंपैक्ट आ सकता है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ क्वांटिटेटिव मिसस्टेटमेंट्स एंड दैट कुड आल्सो बी बिकॉज ऑफ क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट, टू बी फर्दर डिस्कस जब हम ऑडिट रिपोर्ट कवर कर लेंगे। आगे चलो जी। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो तो आप ऑडिट से निकाल नहीं सकते ना, जजमेंट के बगैर तो आप ऑडिट में जा ही नहीं सकते भाई। जी, violation of regulatory requirements, no compliance, नॉन कंप्लायंसेस resulting in immaterial penalties. जी, दोबारा पढ़ें जी। Violation of regulatory requirements, non-compliances resulting in immaterial penalties. ठीक है, एक पॉइंट और पढ़ना है, Management remuneration and personal expenses. मैनेजमेंट रिम्यूनरेशन एंड पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स के लिए ये बड़ा कंसर्न है कि आप डायरेक्टर्स को कितने पैसे दे रहे हैं और ये कितने पैसे ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल परसेप्शन है कि भाई दे आर वेरी हाईली पेड। लिस्टेड कंपनी का CFO कम से कम ले रहा है 15 से 20 लाख रुपए लेता है, 20 से 25 लाख, कहीं 30 लाख रुपए। ये मैं आपको पर मंथ का पैकेज बता रहा हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अगर किसी अच्छी कंपनी का CEO है तो CEO का जो पैकेज है वो भी कम से कम कोई स्टार्ट होता है 30-35 लाख रुपए से। उसके अलावा और बेनिफिट्स है, आपने मर्सिडीज ली हुई है, घर का आपका फ्यूल है, पेट्रोल है, पता नहीं घर में खानसामा है, बीवी बच्चे बाहर निकाल के बाकी सब कुछ कंपनी में ट्रेंड है, ठीक है ना, ऐसा वो कह रहा है बहरहाल। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये सारे खर्चे कहाँ जा रहे हैं, ये सारे खर्चे आपके जा रहे हैं एक्सपेंस के अंदर। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट रिम्यूनरेशन। तो शेयर होल्डर के लिए हो सकता है कि हमारी आंख से अगर देखें उसको तो वो प्लानिंग और परफॉर्मेंस दोनों से कम है। अगर हमारी आंख से देखेंगे, ऑडिटर की आंख से देखेंगे तो प्लानिंग से भी कम है, परफॉर्मेंस से भी कम है। लेकिन शेयर होल्डर की आंखों से देखेंगे तो उनको तकलीफ है, इतने पैसे क्यों ले रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो क्या बन गया, ये क्वालिटेटिवली मटीरियल हो गया। छोटे भाई की पॉकेट मनी कम है लेकिन हमें एतराज है, उसको अभी से क्यों दे रहे हैं, हमें तो आपने नहीं दिए। अरे बेटा 100 रुपए तो दिए, क्यों दिए। हर घर में अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मटीरियलिटी के मसाइल हैं। इसका मतलब है ऑडिट हमारे घरों में रहता था, रहता है, हमें आज पता चला है उसका। ठीक है जी, आगे चलें, आगे चलें। बड़े ताया ने ईदी में से 100 रुपए दिए, लेकिन बड़े ताया ने दिए वो लिफाफा हमने म्यूजियम में रखना है। बड़े ताया ने यार इतने कंजूस है, माफ करें, 100 रुपए निकाले उन्होंने। ये मटेरियल क्वांटिटेटिवली नहीं है, क्वालिटेटिवली बड़े ताया ने दिए। 100 रुपए चूम चूम कर रख रहे हैं आप, अल्लाह माफ करे। ठीक है जी, क्यों, मटीरियल है भाई वो क्वालिटेटिवली। आगे चलें, आप बाकी एग्जांपल्स आप कवर कर लेंगे। मेरा मूड अचानक से खतरनाक होता जा रहा है, लिहाजा एग्जांपल्स को स्किप करके हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, वरना मुझे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा आज। इंपॉर्टेंट, क्या कहा, इंपॉर्टेंट। जी सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं,
हम ये मटेरियलिटी क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों निकाला हमने प्लानिंग और परफॉर्मेंस, क्यों निकाला हमने, क्यों निकालते हो? पढ़ो भाई, शाबाश जी। Why does the external auditor needs to consider materiality? ठीक है, एक सवाल है, 3 जवाब है, पढ़ो। External auditor needs to consider the level of materiality at the following phases of an audit. पहला, At the planning stage, at the risk assessment stage, while performing the audit procedure verifying items over materiality threshold, at the end of the audit reporting stage reaching an appropriate audit. दोबारा पढ़ें और थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ें जी। At the planning stage, at the risk assessment stage, while performing the audit procedure verifying items over materiality threshold, at the end of the audit reporting stage reaching an appropriate audit opinion. हम लेवल ऑफ मटेरियलिटी को 3 स्टेजेस पे खातिर में ला रहे हैं। पहला, देख के बताओ पहला। आप जवाब नहीं देंगे, आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आप मसले में आ जाएंगे। फिर आप मुझसे बोलेंगे पेपर से 6 दिन पहले, सर वो सब तो ठीक है, ये बताएं याद कैसे करना है? सर अब देर हो चुकी है। तो जो मैं 3 महीने क्लास में चिल्लाता रहा के बोले तो उसका ख्याल नहीं है आपको जी। हम थ्रेशोल्ड को, आप सर फॉर्म में बैठे हुए हैं, हम लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड को, ये जो मटेरियलिटी है, इसको 3 मुकामात पे खातिर में लाते हैं। पहला प्लानिंग स्टेज, कहो प्लानिंग स्टेज, कहो स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, कहो ड्यूरिंग द ऑडिट या वाइल परफॉर्मिंग एन ऑडिट, और तीसरा है एट द एंड ऑफ द ऑडिट। पहली क्लास में नहीं, दूसरी क्लास में बताया था ऑडिट की स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ये हाथ खोलेंगे भाई, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट। एक्टिव होंगे, इंटरेस्ट लेंगे, पैशन लाएंगे कि यार क्वालिफाई करना है, मुस्तकबिल बनाना है, तो हाथ ऐसे नहीं होंगे, फिर हाथ ऐसे खुल जाएंगे और आंखें से बाहर आ जाएंगी। ठीक है जी, बाहर। और अज्यूम कर रहा हूं कि आप ब्रेकफास्ट करके आए हैं, और जो बच्चे एलएमएस पे देख रहे हैं, गो एंड ग्रैब समथिंग जी। सर आगे चलेंगे। अल्फा, At the planning stage, risk assessment stage. बहुत तेज पढ़ते हो, एलएमएस वाले बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर वर्ड समझ नहीं आ रहा है। अब उनको क्या पता कि बंदा खास मैंने बाहर चाइना से इंपोर्ट किया हुआ है, इसको यहाँ के असेंबल के डब्बे से बाहर निकाले, इसके पुर्जे लगाए, फिटिंग में कहीं मसला आ गया है, तो आवाज सही नहीं आ रही। दोबारा पढ़ते हैं जी। At the planning stage, risk assessment stage. क्या बात है जी। In deciding where audit attention will be more focused, the auditor will plan to spend more audit time, perform more substantive procedures on area which are material and are more likely in the financial statement. क्या पढ़ा आपने? मोर Risky in ठीक है जी। असल में रिस्की पढ़ते पढ़ते इसके जहन में विस्की आ गई, वो अभी गाड़ी में रखी हुई इसके। तो बहरहाल हजरत, मैं आई अपोलोजाइज ऑन हिज बिहाफ, बात समझे। during the और रुक जा भाई, ऑडिट के स्टार्ट में, कहो ऑडिट के स्टार्ट में वो विस्की पी रहा, कह रहा है लो ऐसी की तैसी मैं क्लास में पीऊंगा। एट द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, आप भी कहें एट द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट हमने प्लानिंग परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया ताकि पता चले थ्रेशोल्ड क्या है, क्या रिस्की है, क्या लेस रिस्की है, क्या मटेरियल है, क्या इमटेरियल है। क्योंकि हम फोकस दौरान ऑडिट उन बैलेंसेस पर रखेंगे जहां हमारा रिस्क ज्यादा है, क्योंकि हम अगर इमटेरियल चीजों पर या इनसिग्निफिकेंट चीजों पर अगर हमने टेस्टिंग शुरू कर दी तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें ऑडिट को ड्यू टाइम में कंप्लीट करना है। मेरे पास एक्स नंबर ऑफ आवर्स हैं, मेरे पास एक्स नंबर ऑफ मंथ्स हैं, मुझे इसी में सिलेबस पूरा करना है। ऑडिट ईयर एंड के बाद शुरू हो रहा है, लोकल लॉ की रिक्वायरमेंट है, 2-4 महीने में आपको एजीएम करानी है, उस 4 महीने में आपने ऑडिट फाइनलाइज भी करना है, जहां बीओडी ने अकाउंट्स भी अप्रूव करने हैं, जहां मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर भी लेना है, जहां वो एनुअल रिपोर्ट छपने जाएगी। तो अगर आप सारी उल्टी फुल्टी चीजों पर या इमटेरियल चीजों पर टेस्टिंग शुरू कर देंगे तो ऑडिट डिले हो जाएगा और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी फिर नहीं रहेगा। If you get confused somewhere in the middle of my discussion, go to the basics. कॉमन सेंस पे फोकस करें आप। ऑडिट कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है। मेरी बात समझ आ रही है? हम कॉमन सेंस की बेस पर ये सब्जेक्ट समझ सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। ये हमने ए पार्ट कवर किया, अब हम बी कवर कर रहे हैं जी। पढ़ें ड्यूरिंग दी ऑडिट। अब आप जरा कल के लेक्चर पे जाएं। हमने बैलेंस शीट में किन आइटम को सेलेक्ट किया था जो परफॉर्मेंस से, आवाज नहीं आ रही यार, हमने ऑडिट किन चीजों को किया था जो परफॉर्मेंस से ज्यादा थे, वो क्या थे?
जो परफॉर्मेंस से कम थे वो क्या थे? अनलेस पिछले साल के मुकाबले में जो वेरिएंस था वो एबनॉर्मल था, 20-25% या तो नंबर बढ़ गया या नंबर, अदरवाइज जो परफॉर्मेंस से ज्यादा थे उन पर हमने क्या की थी? टेस्टिंग। चाहे 100% टेस्टिंग करें या वो एक बाद का डिसीजन है, वो आ रहा है बी के अंदर। पढ़ो शाबाश। अगर आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ रीडिंग कि घड़ी क्लिक हो रही है, बस 1 घंटा रह गया है, बस ये पढ़ के निकाल दें, तो फिर आप क्लास छोड़ दें और आप वीडियो पॉज कर दें। अगर आप इस माइंडसेट में बैठेगा अल्लाह पाक 1 घंटा निकाल दे, ये शख्स बिल्कुल पागल हुआ है, इससे हमारी जान छोड़ा दे, आमीन, नहीं हो सकता। ये फंस गए हैं आप। मतलब मैं पढ़ाने के वाले से बात कर रहा हूं, ठीक, फंस गए आप। तो अगर आप टाइम किल करेंगे तो मजा नहीं है, बट अगर आप लॉजिकली नहीं समझेंगे तो फिर मुझसे पढ़ने का फायदा नहीं, ठीक है जी। फिर आप घर बैठ के कागज ले पढ़ लें, आप समझ कुछ नहीं आएगा आपको, ठीक है जी। फिर आप क्या करें? विस्की जी। सर आप आगे चलें जी। What's the scene, bro? During the audit, पढ़े शाबाश। Auditor will focus more attention on material transactions and account balances and will perform more audit procedures to obtain sufficient and appropriate evidence in respect of those balances and will be more cautious for misstatement that exceeds materiality threshold. ठीक है जी, सी पढ़ने जरा शाबाश। At the end of the audit, when reaching the audit opinion, auditors. अब आ गया ऑडिट का आखिर। ये मैंने वहां से वॉल्यूम बढ़ाई है क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ नहीं पा रहा, ठीक है। एट दी, नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, एट दी, और कहो ऑडिट खत्म हो गया, प्रोसीजर कर लिए, गलतियां आइडेंटिफाई हो गई, आहा, अब तमाम स्टेटमेंट्स का निकालेंगे एग्रीगेट। क्या निकालेंगे? और उस एग्रीगेट को किससे कंपेयर करेंगे? प्लानिंग से, परफॉर्मेंस से। पढ़ें सर जी। Auditors will need to assess and evaluate the impact of material misstatements identified on the financial statements taken as a whole, and thereby on the truth and fairness of the financial statements in order to issue an appropriate audit report to the shareholders. Auditors will need to assess and evaluate the impact of material misstatement identified on the accounts taken as a whole. बहुत मर्तबा अगर गलती को आइसोलेशन में देखेंगे तो आपको वो गलती हो सकता है लगेगी इमटेरियल, लेकिन अगर आप उसको एज अ होल देखेंगे ना तो इसका इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा। घर में बड़े भाई ने अब्बा के बटवे में से 100 रुपए निकालनी है क्योंकि उसको मैसेज आया था जान इजी लोड करा दो। बस जब ये मैसेज आया उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने कहा मैं अपनी किडनी बेचूंगा लेकिन मैं ये इजी लोड कराऊंगा। उसने कहा फिर मैं अपनी किडनी आगे रखता हूँ किसी और बड़े खर्चे के लिए, आगे भी जरूरत पड़ेगी, अभी तो स्कैम था स्टार्ट हुए हैं। उसने अब्बा का वॉलेट लिया, 100 रुपए निकाले और इजी लोड। फिर कह रहा है जान चेक करो, ठीक है ठीक है खाला जान चेक करो, ये कह रहा था मैं, ठीक है। बटवे में से जो पैसे निकाले वो कितने निकाले? आज थोड़ा मूड खतरनाक चल रहा है, हैंडल कर लें जी। बटवे में से पैसे कितने निकाले? माशाल्लाह अज्यूम करें जिस घर की कहानी बता रहे हैं वहां सिर्फ 6 भाई बंदे एज ऑफ बैलेंस शीट डेट, ठीक है जी। 6 भाई बहन एज ऑफ बैलेंस शीट डेट। अब जब ये बात रात को खाने के टेबल पर डिस्कस होगी कि बेटे ने, बड़े बेटे ने अब्बा के जो अकलौते हमारे अब्बा हैं उनके बटवे में से 100 रुपए निकाले, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस स्टोरी ऑन दिस खानदान टेकन एज अ होल। छोटे भाई बहन क्या इंपैक्ट लेके जाएंगे? अच्छा इसका मतलब हम भी मुश्किल वक्त में इजी लोड कराने के लिए बटवे से पैसे इंडिविजुअल देखोगे तो क्या हो गया, 100 रुपए तो चोरी किए, तो क्या हो गया? अब्बा आपको क्या पता कितना मुश्किल है उसको मनाना, 100 रुपए की तो बात थी। लेकिन अगर ऐसा फैमिली एज अ होल देखेंगे तो अब्बा के बटवे में से पैसे किसने निकाले? छोटे बेटे ने, बड़े बेटे ने? कुछ समझ आ रहा है? ये स्लैंग एग्जांपल क्यों दे रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट ना अंदर जाकर जड़ों में बैठ जाए। भाई बात समझ आ रही? आगे चले जी। फिर क्या होगा जी? एक्सप्लेनेशन। अब ये वही एक्सप्लेनेशन है जो हम ऑलरेडी कल कवर कर चुके हैं जब हमने 14 मिलियन का एग्रीगेट किससे कंपेयर किया था। पढ़ लें सर, शाबाश। The auditor needs to consider whether the aggregate of uncorrected misstatement is material. ठीक है। If the auditor concludes that the aggregate is material, फिर auditor needs to consider reducing the risk by extending the audit procedure and requesting management to adjust. मैनेजमेंट से कहा कि आप उन एग्रीगेट और मिस स्टेटमेंट्स को एक गलती, दूसरी, तीसरी, चौथी, जिसका टोटल क्या था 14, उसको आप एडजस्ट
मैनेजमेंट से कहा आप उसको एडजस्ट करें, फिर For example, total of uncorrected misstatements exceed planning materiality. ठीक है, Is material now. ठीक है, Auditors should propose adjustment in financial statements to the management, and management must make adjustment to the account. हमने मैनेजमेंट से कहा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करें। क्या बात है जी, आगे चलें। What if management refuses to adjust the financial? मैंने कहा मैनेजमेंट अकाउंट को एडजस्ट करो ना। मैनेजमेंट ने कहा पाऊंगा यार, आप तो बदतमीजी कर रहे हैं, अब क्या करें? अब ऑप्शन क्या है? आपने कहा बेटा गाड़ी में से निकालो डंडा, सर फाड़ दो उसका। नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। आगे कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ लेंगे। हम स्लैंग वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते। जो आपने गाड़ी की डिग्गी में हॉकी रखी हुई, उसको हम किसी के सर पर या पेट पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहो कोड ऑफ एथिक्स, शॉर्टकट है आईपॉक। कहो आईपॉक, आईपॉड नहीं आईपॉक। इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। लिहाजा हमारा तरीका वारदात जो है ना, वो ना जबान है ना कोई हथियार है। हम अगर क्लाइंट से किसी बात पर डिसएग्री करेंगे तो उसका इंपैक्ट कहां आएगा? अकाउंट्स तो मेरे बाप के है ना। अबे भाई अकाउंट्स मेरे थोड़ी है। वो कह रहा पौका, कह रहा अकाउंट में नहीं दूंगा, फिर क्या करेगा तू छीन के भाग जाएगा। तेरे पास एक ही रास्ता है, बार बार हस्ती हाथ ऐसे मोड़ लेता है यार, क्या करूं मैं इसका क्या इलाज है भाई? मेरे पास क्या है? रिपोर्ट। इसका मतलब है हमारा तरीका वारदात क्या है? ऑडिट रिपोर्ट पर इंपैक्ट आएगा। भाई कैसे आएगा ये जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अगला टॉपिक जो है वो हमारा ऑडिट रिपोर्ट का है, जिसमें एज पर आइजा 705 बताऊंगा कि अगर अकाउंट्स में कोई मसला है, कोई मिस स्टेटमेंट है, कोई इनएबिलिटी है, तो फिर रिपोर्ट पर या ओपिनियन पर क्या इंपैक्ट आएगा। पिक्चर अभी बाकी है। व्हाट इफ मैनेजमेंट Refuses to adjust the financial statement. मैनेजमेंट ने कहा पौंगा, फिर If management refuses to adjust the financial statements and the result of extended audit procedures enable the auditor to conclude that the aggregate of uncorrected misstatement is material, then the auditor should consider the appropriate modification to the audit opinion. that is impact on the report to be discussed later. Advanced concepts on the above to be discussed after covering ISA 530 sampling topic. इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है जी। हजरत नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ लेंगे। ये कह रहे डॉक्यूमेंटेशन जी। क्या हमने एलएमएस पर ISA 230 देख लिया है? डॉक्यूमेंटेशन क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? डॉक्यूमेंटेशन का क्या सीखा आपने उसमें? There are two types of working paper, current और परमानेंट। वेरी गुड। परमानेंट वर्किंग पेपर हर साल अपडेट होते हैं और करंट वर्किंग पेपर हर साल जी। ये वर्किंग पेपर फाइल अगर नहीं होगी तो मेरे पास पार्टनर के सामने, किसी और के सामने कोई टेंजेबल एविडेंस मौजूद नहीं होगा। हाँ, एक जमाने में ये कागज वर्किंग पेपर फाइल में होते थे। आज एज वी स्पीक ये कागज फाइल में भी है और ये सारा काम हमारे पास ई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, ई फॉर्मेट के अंदर, हार्ड ड्राइव में, यूएसबी में या किसी जो है क्लाउड पर ये मौजूद है। बहरहाल चाहे वो हार्ड कॉपी फॉर्म में हो या वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, दोनों सूरतों में आपको तमाम वर्किंग पेपर्स को मेंटेन करना है। तो अगली रीडिंग आप पढ़ लेंगे। वो कह रहा भाई इस पूरे टॉपिक में 320 में जो आपने प्लानिंग निकाली, परफॉर्मेंस निकाली, ये सब कुछ आपको अपने वर्किंग पेपर में डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। आखिरी रीडिंग पढ़ें, क्या कह रहे हैं? Documentation by the external auditor with respect to materiality ISA 230. The following matters to be documented. जी। Basis for calculation of planning materiality, basis for calculation of performance materiality, basis for deciding variables, benchmark and percentage, revision of both planning materiality and performance materiality, if any, along with its reasoning. ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? Can the external auditor revise the planning and performance materiality during the audit? कल एक बात की थी मैंने। ऑडिट स्टार्ट हुआ जनवरी में। क्या हुआ? क्लाइंट ने आपको ड्राफ्ट अकाउंट दिए। ये बात आपको और मुझे पता है कि जो वेरिएबल या बेंचमार्क है ना, ये हमारे ऑडिट फर्म के अकाउंट से थोड़ी लिया हमने। ऑडिट किसका कर रहे हो? तो वेरिएबल किसका होगा? क्लाइंट का होगा। क्लाइंट ने हमें जनवरी की 8 तारीख को जब हमने ऑडिट शुरू किया तो उसने हमें ड्राफ्ट अकाउंट्स दिए। सर ड्राफ्ट क्यों दिए? क्योंकि अभी फाइनल अकाउंट्स रेडी नहीं हुए, अभी उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स आना बाकी है। ठीक है जी। हमने ऑडिट शुरू कर दिया और हमने जो थ्रेशोल्ड लिया ऑडिट स्टार्ट करने का, दैट वाज पीबीडी का 5%। 15 दिन बाद क्लाइंट ने कहा ये ले एक और ड्राफ्ट लेना।
अब जब उसमें पीबीटी देखा तो वो पीबीटी पिछले वाले से चेंज हो चुका था, तो अब आपको दोबारा से निकालना पड़ेगा पीएम एंड परफॉर्मेंस। एक बात तो ये हो गई। दूसरी एग्जांपल देता हूं, ये भी क्या हुआ, अभी जो बात की इसमें भी क्या हुआ, पीएम और परफॉर्मेंस क्या हुआ, रिवाइज हुआ ना। जब जनवरी की 8 तारीख को ऑडिट शुरू किया तो हमारा रिस्क असेसमेंट था वो कुछ और था। 10-15 दिन के दौरान हमारा ऐसे हमने ट्रांजेक्शन को हाईलाइट किया है जिनमें रिस्क ऑफ फ्रॉड था, तो हमारा रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब रिस्क बढ़ जाएगा तो वंस अगेन मुझे थ्रेशोल्ड क्या करना पड़ेगा। तो सवाल अगर मैं आपसे करूं कि क्या दौरान ऑडिट या पिछले साल के मुकाबले में क्या प्लानिंग और परफॉर्मेंस रिवाइज हो सकता है, तो आप यस और नो में जवाब क्या देंगे, यस लिखें शाबाश। आपके पास लास्ट हेडिंग आ रही है एंड दिस कंप्लीट्स द टॉपिक। लिखा हुआ है पेज नंबर 5 के ऊपर, हजरात जो बच्चे एलएमएस पे देख रहे हैं आप भी मेरे साथ होंगे, कैन द एक्सटर्नल ऑडिटर रिवाइज द प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ऑडिट। अब मैं आपको उसका आंसर लिखवा रहा हूं, लिखें शाबाश। जुमला मैं स्टार्ट कर रहा हूं यस से, यस कॉमा, अब लिखें आगे यस कॉमा, एक्सटर्नल ऑडिटर कैन रिवाइज the level of materiality during the course of the audit. Yes, external auditor can revise the level of materiality during the course of the audit because of the following situations या circumstances. Because of the following situations या circumstances. Because of the following situations या circumstances. Repeat. Yes, external auditor can revise the level of materiality during the course of the audit because of the following situations या circumstances. पहला लिखें। अब इसमें आपको 2 पॉइंट लिखूंगा। पहला पॉइंट लिखें आप, a change in the auditor's knowledge, a change in the auditor's knowledge, a change in the auditor's knowledge obtained during the audit, a change in the auditor's knowledge obtained during the audit as a result of performing various procedures, a change in the auditor's knowledge obtained during the audit as a result of performing audit procedures या various procedures। जब हमने ऑडिट शुरू किया तो हमारी नॉलेज कुछ और थी, जब हमने ऑडिट 15-20 दिन कंटिन्यू किया तो हमारी नॉलेज में फर्क आ गया था, तो बिकॉज ऑफ दैट हमारा थ्रेशोल्ड रिवाइज हो सकता है। A change in the auditor's knowledge obtained during the audit as a result of performing audit procedures या various procedures, एक ही बात है। नंबर टू, because of a change in circumstances, because of a change in circumstances, ये आ हटा दे, because of change in circumstances faced by the external auditor, because of change in circumstances faced by the external auditor, for example risk of management fraud, 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 for example risk of management fraud or other misstatements, for example risk of management fraud, for example risk of management fraud or other misstatements identified during the course of the audit. For example risk of management fraud, for example risk of management fraud or other misstatements identified during the course of the audit. ठीक है जी, साकिब जरा रिपीट कर लें दोनों चीजें। Yes, external auditor can revise the level of materiality during the course of the audit because of the following situation or circumstances: a change in the auditor's knowledge obtained during the audit as a result of performing various procedures, because of change in circumstances faced by external auditor, for example, risk of management fraud or other misstatements identified during the course of the audit. ठीक हो गया, ठीक है हजरात, दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑन आइजर 320।
इसमें मैंने एक आध दो चीजें एडवांस कॉन्सेप्ट के भी नहीं कवर कराई हैं। मैं चाहता हूं कि आप पहले ये बेसिक कवर कर लें। जब हम ऑडिट रिपोर्ट और सैम्पलिंग कवर कर लेंगे तो फिर मैं आपको एंड में एक आधे घंटे पौने घंटे के टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैं आपको 320 का थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट भी दूंगा, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ एक लॉजिक दी है कि अगर वेरिएबल जो है पिछले सालों के मुकाबले में अगर अचानक से वॉलेटाइल हो गया तो आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, These kind of discussions are very important to handle OTs in the exam, ठीक है। अगर पिछले साल सेल्स था तो इस साल पीबीटी ले सकते हो। अगर पिछले साल तुम्हारा पीएम बेस कर रहा था टोटल एसिड की बेस के ऊपर तो इस साल तुम पीबीटी ले सकते हो। एक बात। सेकंड बात जो सिर्फ मैं बता के आगे पास कर दूंगा कि अगर आप वेरिएबल चेंज करेंगे तो परसेंटेज भी चेंज होगा। अगर आप वेरिएबल चेंज करेंगे तो परसेंटेज भी चेंज होगा। सर वो कैसे होगा, वो क्यों होगा, क्या जरूरत है और क्यों हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर वॉलेटाइल है तो आप वेरिएबल चेंज कर लेंगे। डिस्कशन मैं इस वक्त रोक रहा हूं, अभी आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। पहले मैं रिपोर्ट कवर कर लूं, मैं सैम्पलिंग कवर कर लूं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि 320 के वो एडवांस कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। उस वक्त तक हमने जो कुछ कवर किया इसको रिवाइज करें। जो रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड लेवल ऑफ मोर्टेलिटी है उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस करें। क्वांटिटेटिव की दो टाइप्स, प्लानिंग और परफॉर्मेंस, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको रिकैप करें। और जो क्वालिटेटिव मोर्टेलिटी है उसकी कम से कम 5 एग्जांपल्स को आपने पेपर के लिए आपने रिटेन करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड।